हेलो, मैं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आप तो सबसे पहले पहुंचती रहे। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि मैंने ड्रीम 100 बैच चालू किया था, जिसका आज है तीसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में मैंने आपको पूरा बेसिक पढ़ा दिया था और दूसरे लेक्चर में मैंने 1.1 प्रश्नावली के सभी एग्जाम्पल करा दिए थे और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, HCF और LCM तीनों चीज़ें करा दी थी। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो प्रश्नावली करते हैं स्टार्ट। हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। उसकी एक्सरसाइज है 1.1, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमको निकालने हैं इसके अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उनको व्यक्त करना है उनके गुणनफल के रूप में। तो इसको कैसे व्यक्त करेंगे? तो पहला क्वेश्चन है हमारा 140। ये क्वेश्चन हमारा सन 2024 में पूछा जा चुका है आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में। तो 140 के जब निकालने हैं आपको अभाज्य गुणनखंड, तो क्या करना पड़ेगा? 140 फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 70, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 35, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 7, फिर डिवाइड करोगे 7 से तो आएगा 1। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य का अभाज्य गुणनखंड, 140 की अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7, यानी कि 2 हैं वो 2 बार हैं तो इसकी पावर हो जाएगी 2। तो 2 की पावर 2 गुणे 5 और गुणे 7, ये होगा 140 का अभाज्य गुणनखंड। ये हमारा क्वेश्चन सन 2024 यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में हमको निकालने 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालने, ये क्वेश्चन हमारा सन 2022 में और सन 2023 में यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। कौन सी सन में? सन 2022 और सन 2023 में पूछा जा चुका है। तो 156 के निकालने अभाज्य गुणनखंड बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो 156 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 7 8 यानी कि 78, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 3 9, फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 13, फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसको आगे कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ये होगा हमारा अभाज्य गुणनखंड 156 का, यही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन के भी हमको अभाज्य गुणनखंड निकालने। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 38 25। तो लिखेंगे हम 38 और 25, इसको हम किससे डिवाइड करें? 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में है 5 हमारा। तो ये डिवाइड करके देखते हैं हम 3 से। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है हमारा? 3 से संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होता हो, 3 से विभाज्य
होता हो तो वह संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। यानी कि जो 38 25 है, अगर इसका योग 3 का, 8 का, 2 का और 5 का योग 3 से कटता होगा तो ये संख्या हमारी 3 से भी डिवाइड होगी। तो 8 2 10, 10 3 13 और 5 18, ये 3 से कटता है, 3 से 18 होते हैं, तो ये होगा हमारा 3 से डिवाइड। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे 2 और 22, 3 सत्ते 21 और बचा 1 15, 3 पंजे 15। फिर ये 3 से डिवाइड होगा हमारा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, बचा 1 15, 3 पंजे 15। अभी हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका योग 3 से नहीं घटेगा, तो अब ये डिवाइड होगा हमारा 5 से। 5 अट्ठे 40 और बचे 2 25, 5 पंजे 25। अभी किससे डिवाइड होगा हमारा, ये भी है 5 से ही डिवाइड होगा। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अभी डिवाइड होगा हमारा 17 से, 17 एकम 17। तो 38 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 38 25 का अभाज्य गुणनखंड। 38 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो इसको जब आगे लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17। ये होगा हमारा 38 25 का अभाज्य गुणनखंड। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 5005। इसके भी हमको निकालने अभाज्य गुणनखंड। तो क्वेश्चन है 5005 यानी कि 505। इसके निकालने अभाज्य गुणनखंड। ये किससे डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा क्योंकि ये जो संख्या है वो इनका योग 3 से नहीं करता है, इसीलिए वो 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो ये विभाज्य होगा हमारा 5 से। तो क्या आएगा, 1 0 0 1। अब ये किससे डिवाइड होगा, अब ये डिवाइड होगा हमारा 7 एकम 7, 7 चौक 28। ये डिवाइड होगा हमारा 7 से। 7 एकम 7, बचे 3, 0 लगाया 30, 7 चौक 28, बचे 2, 7 तियाँ 21। अब ये किससे डिवाइड होगा हमारा 11 से। 11 एकम 11 और 11 तियाँ 33। अब किससे डिवाइड होगा, 13 से। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5005 का अभाज्य गुणनखंड। 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा हमारा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये होंगे हमारे 5005 के अभाज्य गुणनखंड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला और अभाज्य गुणनखंड निकालने का आखिरी क्वेश्चन है, यानी कि 5वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी कि आखिरी क्वेश्चन, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने का। इसका क्या करना है, हमको निकालने अभाज्य गुणनखंड। तो 74 29, इसके निकालने हमको अभाज्य गुणनखंड। तो ये किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा क्या, 7 4 11, 11 2 13 और 13 9 22। ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड भी नहीं होगा, 7 से। 7 पंजे 35, 7 छंग 42। 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 9 से भी, क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। 11 से, 11 छंग 66, बचे 4 88। ये डिवाइड होगा हमारा 17 से। 17 से कितना डिवाइड होगा, 17 चौका 68, 17 तियाँ 51 और 7। अब ये किससे डिवाइड होगा, अब ये होगा हमारा
19 से डिवाइड, 23, अब ये 23 से डिवाइड होगा, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 74, 29 के अभाज्य गुणनखंड 17 गुणे 19 गुणे 23, ये होंगे हमारे 74 और 29 के अभाज्य गुणनखंड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखते हैं इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमको निकालना है HCF और LCM यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर है या नहीं। तो हमको क्या निकालना है? पहले HCF और LCM निकालना है, उसके बाद हमको इन दोनों का क्या करना है? गुणनफल निकालना है, और HCF और LCM का गुणनफल निकालना है। हमको बताना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं। तो करते हैं सॉल्व। ये क्वेश्चन हमारा सन 2022 यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। सन 2022 यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो पहले निकालेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड कितने के? 26 के और 91 के। ये होगा हमारा 2 से डिवाइड और आएगा 13, 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। इसी प्रकार ये हमारा किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से 7 एकम 7, 7 तियां 21। तो हमारे 13 के अभाज्य गुणनखंड, वो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए? 26 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 13। इसी प्रकार 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया हमारा? 7 गुणे 13। तो अब हमको निकालना है HCF और LCM। इसका HCF और LCM क्या आएगा? LCM और HCF हमारा क्या आएगा? इन दोनों में जो भी कॉमन होगा उसकी सबसे निचली घात होगी हमारी, वो आएगा हमारा HCF। तो HCF क्या आएगा हमारा? 13, क्योंकि इन दोनों में कॉमन है और इसकी सबसे निचली घात है 13 की पावर 1, तो आएगा हमारा 13। और जो हमारा LCM आएगा वो कितना आएगा? ये 13 तो कॉमन है, इसकी सबसे ऊंची घात भी क्या है? 13 की पावर बनी है, तो 2 गुणे 7 गुणे 13। मैं बता दूं आपको, ये तो है हमारा दोनों में उपस्थित। तो इसमें LCM में क्या करते हैं? जो दोनों में कॉमन होता है उसकी लेते हैं सबसे बड़ी घात, और बाकायदा जो भी कुछ होता है वो ऐसे ही उतार लेते हैं, उसकी कर देते हैं गुणा, और गुणा करने के बाद में जो हमारा LCM निकल के आता है वही होता है। तो इसका LCM कितना निकल के आएगा? 7 दूनी 14 गुणे 13। इसका LCM निकल के आएगा 182। अब हमने LCM और HCF निकाल लिया है, तो अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो हमको क्या करना है? अब निकालना है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा हमारा? संख्याएं कौन सी हैं? 91 और 26। 26 गुणा 91, इसका जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा? इधर कर लेता हूं मैं गुणा। 26 और 91 का गुणनफल 26 9 छक 54 के 4 हाथ से लगे 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, यानी कि जो हमारा गुणनफल निकल के आएगा वो आएगा 23 66। कितना आएगा? 23 और 66। अब जो हमारा HCF और LCM, उसका गुणनफल कितना आएगा निकल के? अब हमको निकालना है HCF और LCM का गुणनफल।
LCM का गुणनफल। LCM और HCF कितना आया है हमारा 13 गुणे 182। ये हमारा किसके बराबर होगा? ये भी हमारा 2366 के ही बराबर होगा। 2366 ये हमारा 2366 के बराबर होगा, क्योंकि जो होता है मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, HCF LCM जिस संख्या का निकालते हैं हम उनका गुणनफल और जिन संख्याओं का HCF LCM निकलता है उनका गुणनफल दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये भी हमारा बराबर होगा। अब आप क्या लिखोगे? अतः दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? HCF गुणे LCM के बराबर है। बराबर का साइन मैंने इधर लिखा दिया है, बात वही है। तो ये है हमारा यानी कि पहला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन क्या है? और मैं आपको बता दूं ये जो हमारा क्वेश्चन है वो 2024 यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। 2024 यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 510 और 92 का निकालना है हमको। HCF और उनके गुणनफल का यही देखना है कि बराबर है या नहीं। तो पहले हम निकालेंगे 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड। ये होगा हमारा 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड होगा तो 2 दूनी 4 और बचा 1 10, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अभी किससे डिवाइड होगा हमारा? 3 से। 3 अट्ठे 24 और बचा 1, 3 पंजे 15। अभी किससे डिवाइड होगा? 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, अभी डिवाइड होगा हमारा 5 से आएगा यानी कि 17 और 17 से डिवाइड होगा तो आएगा 1। इसी प्रकार ये डिवाइड होगा हमारा 2 से, 2 चौक 8 बचेगा 1 और फिर डिवाइड होगा 2 से तो आएगा 23। फिर 2 से डिवाइड होगा, वो 23 से डिवाइड होगा तो आएगा हमारा 1। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या आया हमारा? 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 17। और इसी प्रकार जो 92 यानी कि 92 है हमारा, उसके 2 गुणे 2 और गुणे 23 यानी कि 2 की पावर 2 गुणे 23। तो अब हम इसका LCM निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा? LCM भी ऊपर ही निकाल लेते हैं। LCM और HCF तो पहले निकालेंगे हम HCF। HCF क्या आएगा हमारा? इन दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन है हमारा 2, उसकी भी लेनी है हमको निचली घात यानी कि 2। तो हमारा जो HCF आएगा वो आएगा 2। और जब हम LCM निकालेंगे तो क्या लेना है हमको? जो कॉमन है उसकी बड़ी घात और बाकी भी सबकी क्या लेनी? सबसे बड़ी घात। तो 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और गुणे 23। मेरे अंदाज में शायद ऐसा ही है। 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 23। और हमको निकालना है इसका LCM। तो आप इसकी गुणा करके लिख लेना, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। इसका जो LCM है वो कितना आएगा गुणा करने के बाद? इसका LCM आएगा 23,460। इसका LCM कितना आएगा? 23,460। अब क्या करना है हमको? निकालना है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं
का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है 510 का गुणे 92 का। तो ये गुणा करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा? 510 और 92 से जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 0 2 10 और 0 9 1 कम 9 9 पंजे 45 यानी कि 0 20 9 6 4 यानी कि 46 920। जो इसकी गुणा आएगी वो कितनी आएगी? 46 920। तो जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना आएगा? एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ कितना है हमारा? 2 और एलसीएम कितना है? 23,460। इसकी भी जब हम गुणा करेंगे तो कितनी आएगी? 46,920। तो अब क्या लिखोगे आप? अतः दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ के क्या है? बराबर है। जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो हमारा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन। और दूसरे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क में। आप अपने घर से करना ये होमवर्क, ये आप होमवर्क में करोगे। अब देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन यानी कि प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन। तो चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की ओर। आप इसको नोट कर लेना और आपको ये घर से करना है, क्योंकि आप भी जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मैथ केवल प्रैक्टिस बेस्ड होता है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अब देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमको निकालने निम्नलिखित पूर्णांकों यानी कि 12 15 21 के एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम हम किस प्रकार निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहले निकालेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। और इसी प्रकार 15 के अभाज्य गुणनखंड, ये होगा हमारा 3 से डिवाइड, 3 पंजे 15, फिर 5 से डिवाइड, फिर आएगा 1। और इसी प्रकार जब हम 21 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये होगा हमारा 3 से डिवाइड, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो 15 के यानी कि 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी कि 2 की पावर 2 और गुणे 3। और इसी प्रकार जो होगा हमारा 15 उसकी अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणे 5। और 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणे 7। तो ये होंगे हमारे अभाज्य गुणनखंड। तो अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालते हैं हम? एचसीएफ और एलसीएम जो एचसीएफ है वो कैसे निकाला जाता है? तीनों के अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन होगा उसकी सबसे छोटी घात लेनी है। तो वो इसमें सब में कॉमन क्या है हमारा? 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। और इसकी छोटी घात भी क्या है? 3 की पावर 1 यानी कि 3। और इसी प्रकार जब हमको निकालना है एलसीएम, तो कॉमन होगा उसकी बड़ी घात और बाकी भी सबकी बड़ी घात, यानी कि 2 है वो हमारा, वो तीनों में तो उपस्थित नहीं है, इसमें उपस्थित है केवल, लेकिन इसकी भी बड़ी घात क्या लेनी है? 2 की पावर 2। अब आगे आ जाते हैं हम। अब क्या है हमारा? 3 तीनों में कॉमन है, इसकी बड़ी घात क्या है?
3 की पावर 1। वैसे इसको लिखते नहीं है लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए। और 5 हमारा, 5 की भी पावर है 1 और 7 की भी पावर है 1, तो 5 की भी पावर 1 और 7 की भी पावर 1। तो इसका एलसीएम क्या आएगा हमारा? एलसीएम आएगा 2 दूनी 4, 3 पंजे 15 गुणे 7, 7 चौक 15 चौका 60 और गुणे 7, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, यानी कि 420। इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा हमारा 420। अब देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं हम तीसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन, यानी कि कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 17, 23 और 29 इसके निकालने हैं हमको एचसीएफ और एलसीएम। तो इसके एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार निकलेंगे? पहले हम निकालेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकलेंगे? 17 के अभाज्य गुणनखंड 17 एकम 17 और 23 का अभाज्य गुणनखंड 23 एकम 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड 29 एकम 29। ये इस प्रकार क्यों आया? क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं, इसीलिए इनका इस प्रकार आ रहा है। तो जो 17 का होगा अभाज्य गुणनखंड वो क्या है? 17 गुणे 1। किसी भी की संख्या यानी कि 17 है, वो 17 की गुणा 1 में करेंगे तो भी 17 रहेगी। किसी भी संख्या की गुणा 1 में करते हैं तो वो संख्या उतनी ही रहती है, तो इसीलिए 1 भी मैंने लिख दिया है। और 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 29 का 29 गुणा 1। तो अब हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा हमारा? तीनों में है हमारा एक कॉमन, तो हमारा एचसीएफ होगा 1। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 17 गुणा 23 गुणा 29। इसकी जब आप गुणा करोगे तो हमारा एलसीएम आएगा, और वो एलसीएम कितना आएगा? इसकी जब आप गुणा करोगे तो एलसीएम आएगा हमारा 11, 33, 9। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप निकाल लेना गुणा करके। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी कि तीसरे क्वेश्चन के तीसरे क्वेश्चन पर। अब हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें भी हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले निकाल लें इसके अभाज्य गुणनखंड। 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2, 4, 2, 2 एकम 2। और इसी प्रकार 9 के 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 25 के 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो इनके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे हमारे? 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 की पावर 3। और इसी प्रकार 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणे 3, 3 की पावर 2। और इसी प्रकार जो हमारा 25 होगा उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 5 गुणे 5 बराबर 5 की पावर 2। ये होंगे हमारे इनके अभाज्य गुणनखंड। मैं फर्स्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ जो कि सभी के सभी अभाज्य गुणनखंड पर ही आधारित थे। और अब हमको क्या निकालना है? इसका एचसीएफ और क्या निकालना है? एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होगा हमारा? इनमें कोई किसी भी संख्या कॉमन नहीं है, तो इसकी गुणा में लिख लेते हैं 1, 1 और 1। अब हमारा एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 1। और एलसीएम निकालना है तो इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सबकी लेनी है हमको बड़ी घात, यानी कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9 और गुणे 5 पंजे 25, 25 अट्ठे 200। 200 की जब 900 में 200 की जब 9 में गुणा 200 की जब 9 में गुणा करेंगे तो आएगा 9 दूनी 1800।
यह आएगा हमारा एलसीएम और एचसीएम आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 1.1 प्रश्नावली के चौथे क्वेश्चन पर। तो अब देखते हैं इस प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा? चौथा क्वेश्चन है एच सी एफ दिया रखा है हमको 9 और निकालना क्या है हमको? एलसीएम। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ा रखा था, दो संख्याओं का गुणनफल होता है किसके बराबर? एचसीएफ और एलसीएम के बराबर। तो हमको क्या लिखना है? सॉल्व लिखना है हमको। और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, उसका फॉर्मूला क्या था? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन है वो 2022 बोर्ड में पूछा जा चुका है। 2022 यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो जो हमारी संख्याएं हैं वो क्या हैं? इनडायरेक्टली दे रखी हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है हमारी संख्याएं? 306 गुणे 657 बराबर जो है हमारा एचसीएफ दे रखा है हमको कितना? 9 और निकालना क्या है हमको? एलसीएम। तो जो है हमारा 9 उसको भेज देंगे इसके नीचे, तो एलसीएम बराबर क्या आएगा? एलसीएम बराबर आएगा 306 गुणे 657 अपॉन 9। और 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27 और 9 चौक 36। जब आप 34 की और 657 की गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आएगा एचसीएफ। गुणा करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 657 गुणा 34, 7 चौक 28, हासिल लगे 2, 4 पंजे 20, 2 22, हासिल लगे 2, 6 चौक 24, 2 26, 7 तियाँ 21, हासिल लगे 2, 5 तियाँ 15, 15 2 17, हासिल लगा 1, 6 तियाँ 18, 1 19, 8 3 13, 3 हासिल लगा 1, 10 2 12। तो इसकी जो गुणा आई वो कितनी आई? 22,338। जो हमारा एलसीएम यानी कि लासापा लीस्ट कॉमन फैक्टर या मल्टीपल, वो आया 22 38 8। तो ये होगा हमारा आंसर। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर यानी कि 5वां क्वेश्चन करने। अब देखते हैं इस प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 5वां क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि नहीं हो सकती है, लेकिन आपको सॉल्व किस प्रकार करना है? सॉल्व नहीं करना होता है, इसमें निकालनी होती है थ्योरी। तो इसको पहले समझा देता हूँ कि जांच कीजिए कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी? n। और ये होती क्या है? 1 2 3 4 डैश डैश डैश, इस प्रकार होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। और इससे आगे क्या बोला है? n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी कि जो संख्या आई हमारे उसके लास्ट संख्या में 0 आ सकता है क्या, ये बोला गया है। तो हम क्या करेंगे? 6 की पावर n होती है जो, इसमें एक एक करके रखेंगे प्राकृतिक संख्या को। जब हम n की पावर को 1 रखेंगे, n की पावर रखेंगे 1, तो क्या आएगा हमारा? 6। और इसी प्रकार जब n की पावर 2 को रखा जाएगा तो क्या आएगा? 6 छंग 36। और इसी प्रकार जब 6 की पावर
3 रखी जाएगी तो कितना आएगा हमारा, तो आएगा हमारा 216। इसी प्रकार डैश 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 करके आगे चले जाएंगे, लेकिन लास्ट अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जो लास्ट अंक 0 पर समाप्त होता है उस संख्या में क्या होता है, जो 2 और 5 का मल्टीपल ज़रूर होगा। मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल के तौर पर, जो माना 10, इसके लास्ट अंक में 0 है, इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा कि 2 का और 5 का मल्टीपल अवश्य होगा, 2 का और 5 का मल्टीपल। और इसी प्रकार जो 20 है हमारा, उसमें भी क्या होगा, 2 का और 5 का मल्टीपल होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी कि 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। इसी प्रकार जो 30 है हमारा, उसमें भी क्या होगा, 5 का और 2 का मल्टीपल अवश्य ही होगा, तो 3 गुणे 2 गुणे 5। इसी प्रकार 40 ले लो आप, 40 में भी क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5, इसमें भी है। और जो लोगे 50 आप, 2 और 5 गुणे 5, यानी कि 5 पंजे 25, 25 दूनी 50। तो इसमें भी क्या है, 5 का और 2 का मल्टीपल, इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। यानी कि जो भी संख्या लास्ट अंक 0 पर समाप्त होता है उसके मल्टीपल में जो 2 गुणे 5 है वो अवश्य होगा। लेकिन जो हमारा 6 है इसके मल्टीपल में क्या आता है, 2 गुणे 3। अगर इसकी पावर n लगाएंगे तो इसकी भी पावर n लगा देंगे। जो 6 की पावर n होगी वो 2 गुणे 3 के मल्टीपल की पावर n के रूप में होगी। और जो संख्या होती हैं हमारी जो 0 पर समाप्त होती हैं उसके मल्टीपल में क्या होगा, 2 गुणे 5 अवश्य होगा। तो अब करते हैं क्वेश्चन। पहले मैं कर लेता हूँ इसको क्लीन। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, तो आपको लिखनी होती है केवल थ्योरी, तो लिखेंगे सॉल्व पहले। जो मैंने पीछे समझाया वो आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अगर आप समझने के लिए अपनी कॉपी में लिखते हैं तो लिख लो, वरना उसके अलावा आपको जब बोर्ड देने जाते हो, बोर्ड के एग्ज़ाम, तो उसमें लिखना नहीं है। तो इसमें लिखना क्या है हमको, इसमें लिखना है यदि कोई प्राकृतिक संख्या, यदि कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 की पावर n के रूप में होता है। इसमें क्या लिखा मैंने कि यदि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 अंक पर समाप्त होती है, 0 यहाँ पर आप लिख लेना अंक, 0 अंक पर समाप्त होती है, उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 की पावर n के रूप में होता है। लेकिन जो है हमारा, जबकि 6 की पावर जो n है, 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है, अभाज्य गुणनखंड 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है, 2 गुणे 3 की पावर n के रूप में, 2 3 6, 6 की पावर n। तो जो हमारा 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणे 3 की पावर n के रूप में है। तो अब इससे आगे क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखना है तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में
6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में क्या है हमारा 5 अनुपस्थित है, अनुपस्थित यानी कि वो उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है। तो क्या लिखोगे आप, जो 6 की पावर n है उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है हमारा 5 अनुपस्थित नहीं है। यदि यहाँ पर 6 की पावर n है जो हमारा वो 2 गुणे 3 के रूप में होता है यदि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होता तो ये संख्या 0 पर अवश्य समाप्त होती। तो अब इससे आगे क्या लिखोगे आप, अतः 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा आपको दोबारा बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, दोबारा पढ़ो आप। जांच कीजिए कि 6 की जांच, क्वेश्चन क्या है 5वां हमारा, जांच कीजिए कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। यदि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होगी उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा, 2 गुणे 5 की पावर n के रूप में होता है। लेकिन जो हमारा 6 की पावर n है वो 2 गुणे 3 की पावर n के रूप में उपस्थित है, उसमें क्या है हमारा 5 अनुपस्थित है। तो ये क्या होगा कि जो हमारी संख्या होगी 6 की पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन यानी कि 6 क्वेश्चन पर, तब तक आप इसको नोट कर लें। 5वां क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट और एक्सरसाइज 1.1 के बचे हैं 2 क्वेश्चन हमारे, वो करेंगे हम अगले लेक्चर में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सवाल समझ में आए हों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।